नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द अपेंडिसाइटिस। जी हाँ दोस्तों, अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन। व्हाट इज अपेंडिक्स? अपेंडिक्स जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी यहाँ से चालू होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे राइट साइड में एकदम, ये हमारा इलियक रीजन होता है, जहाँ पे हर्निया वाला एरिया होता है, जहाँ पे जनरली लोगों को इंग्वाइनल हर्निया होता है। उसके जस्ट ऊपर से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन, इतना तो सबको पता है। जैसे ही असेंडिंग कोलॉन स्टार्ट हो रहा होता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट स्टार्टिंग का, वहां पे एक छोटा सा अपेंडिक्स जैसा, ऐसा टुल्ली जैसा निकला रहता है, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अब अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स बेसिकली एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है हमारी बॉडी में। रूडिमेंट्री ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो हमारे साथ कभी यूज में आता था, और वो जो हमारी इंटेस्टाइन का पार्ट ही होता था अपेंडिक्स, और आज से कई लाख साल में भी कई करोड़ साल पहले वो शायद हमारे लिए यूज में था। बट क्रम विकास और इवोल्यूशन के साथ अब हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो वो पूरा श्रिंक हो चुका है। बस उसका एक छोटा सा इतना सा हिस्सा वहां पे लगा हुआ है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द अपेंडिक्स। उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स सीकम में लगा रहता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का हेड जो रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलॉन जैसे ही चालू हो रहा होता है, तो उसका जो सबसे पहला पार्ट असेंडिंग कोलॉन का, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है, वो सीकम कहलाता है। वो गोला अभी मैं डायग्राम में भी बता दूंगा। तो सीकम में बस इतना सा चोंच जैसा निकला रहता है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और उसके इन्फ्लेमेशन या उसके इन्फेक्शन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इतना सिंपल है। अब दूसरे डायग्राम पे हम चलते हैं, मतलब दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे मैं डायग्राम आपको बताए दे रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए, ये प्रेजेंटेशन स्क्रीन में अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये डायग्राम कि ये क्या है। ये देखो, ये असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन। इतना तो आ गया सबको समझ में। लार्ज इंटेस्टाइन है ये, तो ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ये असेंडिंग कोलॉन के ये जो चोंच निकली हुई है असेंडिंग कोलॉन का, ये इस पार्ट को हम सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सीकम बोलते हैं। इसका ये मैक्सिमाइज व्यू है, इसको इतने व्यू को बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एकदम, ये असेंडिंग कोलॉन जो स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये है असेंडिंग कोलॉन की स्टार्टिंग। ये सीकम कहलाता है, इसको सीकम बोलते हैं, ठीक है। और सीकम में ये जो चोंच जैसी लटकी हुई है ना, ये छोटी सी चोंच को अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसलिए ये जो छोटी सी चोंच है, अपेंडिक्स है, ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है। रूडिमेंट्री मतलब अवशेष है, हमारी इंटेस्टाइन के कोई और हिस्से का अवशेष है, जो अब वो हिस्सा बचा नहीं है, वो हिस्सा खत्म हो गया क्रम विकास के साथ। बस वो हिस्से का ये अवशेष एज ए रूडिमेंट्री ऑर्गन हमारे पास बचा है, और इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये भी खोखला होता है, ये बात समझिएगा, है ना। इसका ये चीज आपको जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा कि खोखला होता है। अब आप देखिए, ये इस तरह से होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन से आकर जुड़ी है। लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन। इतना सिंपल है ये। और ये जैसे ही सीकम वाला एरिया होता है, जहां से लार्ज इंटेस्टाइन की कोलॉन की शुरुआत होती है, तो कोलॉन के सबसे पहले हिस्से को सीकम बोलते हैं। ये सीकम में छोटा सा रूडिमेंट्री ऑर्गन है, उंगली जैसा, ये टुल्ली जैसा, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। दिस इज व्हाट इज नोन एज द अपेंडिक्स। और इस अपेंडिक्स का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट कंडीशन माय गाइस इज नोन एज, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस होता क्यों है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इसको अच्छे से, ठीक है। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खोखली है। इनफैक्ट हमारी पूरी इंटेस्टाइन ही खोखली नली जैसी होती है ना, पूरी नली रहती है, कैनाल रहती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे जुड़ती है सीकम से, लार्ज इंटेस्टाइन से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी खोखली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी खोखली होती है। मतलब वो होती है, एक प्रकार की कैनाल होती है, खोखली रहती है, मतलब अंदर से वैकेंट होती है, उसमें खाना रहता है, खाना डाइजेशन का प्रोसेस चलता है ना। उसी तरह से अपेंडिक्स को मैंने आपको क्या बताया कि अपेंडिक्स इज द रूडिमेंट्री ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो था, कई हजारों या लाख साल पहले उसका काम होता था, वो एज अ पार्ट ऑफ, मेन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के रूप में था। बट वो इंटेस्टाइन का हिस्सा हमारे क्रम विकास या इवोल्यूशन के साथ वो खत्म हो गया, और पीछे रह गया उसका ये अवशेष, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो जिस तरह से इंटेस्टाइन खोखली होती है, जिस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन खोखली है, जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन खोखली है, इन द सेम मैनर अपेंडिक्स भी खोखला होता है।
पहली चीज अपेंडिक्स खोखला है और दूसरा साला डेड एंड है। वो डेड एंड मतलब एकदम डेड एंड है, उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो चीज थी वो खत्म हो चुकी। तो जैसे वन वे नहीं होता, ऐसी कोई गलियां होती है कई बार इस शहर के अंदर, वहां से गाड़ी रिवर्स नहीं आएगी क्योंकि वो गली वहां पे एंड हो जाती है। इस उसी तरीके से एक बार और देखिएगा कि ये जो अपेंडिक्स दिख रहा है आपको, ये है तो खोखला, क्योंकि ये इंटेस्टाइन खोखली है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन खोखली है, स्मॉल इंटेस्टाइन खोखली है, और ये अपेंडिक्स हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट हुआ करता था। कभी कब होता था हमारा पार्ट? ये जब हम कच्चा खाना खाते थे, जब हम रॉ फूड खाते थे, तो रॉ फूड खाने के लिए, चबाने के लिए इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा चाहिए। जैसे गाय है, गाय को देखा आपने, गाय क्या करती है? जुगाली करती रहती है, क्योंकि कच्चा सेल्यूलोज खाती है। अब वो सेल्यूलोज एक बार में पचता नहीं है, तो वो पेट से वापस मुंह में आता है। गाय हमेशा इसे चबाती रहती है, गाय हमेशा चबाती रहती है। क्यों? क्योंकि वो पेट में जाता है, फिर मुंह में आता है, फिर पेट में जाता है, कई मरतबा चबाती है, तब जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो शायद ऐसा ही कोई काम हमारे अपेंडिक्स का था, अपेंडिक्स के से जुड़े हुए हमारे इंटेस्टाइन के उस हिस्से का जो वहां पे नहीं है। अब वहां पे क्या है? वहां पे खाली अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स भी खोखला है, और सबसे बुरी बात साला ये डेड एंड है। ये डेड एंड है। अब होता क्या है कि जो फीसेस होती है, जो मल होता है, कई मर्तबा ये मल जो रहता है वो इस अपेंडिक्स के अंदर जाकर के स्टेगनेंट हो जाता है, फंस जाता है। मल फंस गया वहां पे जाके अपेंडिक्स में। जब वहां पे अपेंडिक्स में मल फंसा, और खासकर ऐसे लोगों के अंदर जिनको हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, जिनके अंदर इनर्शिया ऑफ बॉवेल है। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ बॉवेल? इनर्शिया मतलब कोई भी चीज तो मूवमेंट में अमूमन रहती है, पर उसका मूवमेंट जब कम हो जाता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो जब इंटेस्टिनल इनर्शिया होता है, मतलब आंतों की चाल कम हो चुकी है ऐसे व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड होगा, ये आदतन कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति है। और ऐसे लोगों के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो फीसेस होता है, जो मल होता है, वो जाकर के फंस जाता है। यहाँ पे अब मल फंस जाएगा, और मल जब फंसेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। वो इस तरीके का हार्ड हो जाएगा कि कोई भी मूवमेंट इंटेस्टाइन का होगा, वो मल वहां से बाहर नहीं आने वाला, वो मल वहां से बाहर नहीं आएगा। और क्योंकि मल है तो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में हर जगह, तो कई मर्तबा ये जो हमारा अपेंडिक्स है जिसमें मल भर गया है, और मल वहां पे उसने उसको ठोस तरीके से बंद कर दिया और कड़क हो गया, इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है। और जब सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाएगा इस जगह के ऊपर, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया अपेंडिसाइटिस, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे इसी कंडीशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज द अपेंडिसाइटिस माय गाइस, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में क्या हो जाता है, कैसा दिखता है साहब? ऐसा दिखता है अपेंडिसाइटिस में। आप देख रहे हो ये डायग्राम को? इस डायग्राम को अगर प्रॉपरली देखिएगा तो आप समझिएगा। ये देखो, ये नॉर्मल अपेंडिक्स ऐसा दिखता है, बिल्कुल शरीफ सा, बिल्कुल छोटू सा, शरीफ सा। और ये है इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो अपेंडिक्स के अंदर मल आके रुका, मल यहाँ पे रुका, हैबिचुअली कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट था। अमूमन मल इसमें वैसे भी आके रुकता है, बट जिनकी आंतों की चाल अच्छी होती है, वो इंटेस्टिनल मूवमेंट में मल आता है और वहां से निकल के चला जाता है। बट कई लोगों के अंदर परमानेंटली क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है तो साहब ये देख लीजिए, इन्फेक्शन का ये लाल निशान आ गया, दिख रहा है? सूजन आ गई है, बड़ा हो गया, सूज गया है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द अपेंडिक्स माय गाइस, ठीक है ना। ये होता है अपेंडिक्स। अब आप अपेंडिक्स तो समझ गए, अब साइन एंड सिम्टम क्या है? अपेंडिक्स समझा दिया मैंने, अपेंडिक्स क्या होता है, क्यों होता है, ये समझा दिया। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, ये समझा दिया। क्यों होता है, ये भी समझा दिया। पूरी पैथोफिजियोलॉजी खींच दी मैंने यहाँ पे 6 मिनट 8 मिनट में आपको। अब आते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम, क्या होंगे लक्षण भाई साहब, कैसे पता चलेगा अपेंडिसाइटिस का पेन है? भाई साहब, अपेंडिसाइटिस का पेन के अंदर पेन कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ राइट साइड में, जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, दिख रहा है ना, ये उंगली जहाँ पे रखा है, इसको मैकबर्निक पॉइंट बोलते हैं। व्हाट इज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैकबर्निक पॉइंट। मैकबर्निक पॉइंट मतलब जहाँ पे पीछे आपका सीकम है, ये सीकम का एरिया। मतलब सीकम क्या बताया था मैंने? असेंडिंग कोलॉन का पहला हिस्सा, या फिर कोलॉन या लार्ज इंटेस्टाइन का पहले हिस्से को हम सीकम बोलते हैं। और सीकम एग्जैक्टली मेरी उंगली के पीछे है, ये मैकबर्निक पॉइंट होता है। तो जब भी अपेंडिक्स होगा, यहाँ पे पेन होगा, मैकबर्निक पॉइंट में पेन होगा, पेन भयंकर होगा, असहनीय होगा, ठीक है, अनसपोर्टेबल पेन होगा कई मर्तबा, ठीक है, जलन पड़ेगी, पेन होगा, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन का जैसा पेन होता है, तो वो वैसा पेन होगा। पेन का एरिया कौन सा रहेगा? मैकबर्निक पॉइंट में होगा, मैकबर्निक पॉइंट में पेन होगा। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा अपना अपेंडिसाइटिस का, कि मैकबर्निक पॉइंट में पेन होगा, ठीक है, मैकबर्निक पॉइंट में पेन, ये पहला साइन होगा अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो फीवर आएगा। जब भी संक्रमण शरीर में होता है फीवर आता है, फीवर आएगा। फीवर अच्छा खासा आ सकता है, 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर तक फीवर आ सकता है आपको अगर ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। फीवर आएगा, फीवर के साथ साथ उल्टियां होंगी, वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को वॉमिटिंग करेगा बार बार,
ये याद रखिए, जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। कहने का मतलब है गॉल स्टोन में कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर और इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। साइन एंड सिम्टम बिल्कुल एक जैसे हैं, बस दर्द की जगह में फर्क होगा कि अगर अपेंडिसाइटिस है तो मैकबर्निक पॉइंट में पेन होगा, और अगर गॉल स्टोन की कारण प्रॉब्लम है तो एपिगेस्ट्रियम में पेन होगा यहाँ पे। बाकी सिम्टम दोनों में सेम रहते हैं, भयंकर दर्द होगा, उल्टी होगी, ठीक है ना, बुखार आएगा, अनसपोर्टेबल पेन होगा और काफी सारी चीजें। तो ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पेन बता रहा है, बहुत तेज पेन बता रहा है, फीवर आ रहा है पेन के साथ, भूख नहीं लग रही है, पसीने ठंडे आ रहे हैं, उसके साथ साथ उल्टियां हो रही हैं, तो समझ जाओ भाई अपेंडिक्स है, जाके पहले सोनोग्राफी कराओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये मेडिसिनली सही होता है? क्योंकि अपेंडिक्स इज अ सर्जिकली डीलिंग वाली प्रॉब्लम है। जनरली अपेंडिक्स में तो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है ना। जी हाँ, बिल्कुल, अपेंडिक्स की सर्जरी को आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो अगर पेशेंट आपके पास सही समय पे आ जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अपेंडिक्स का नहीं हुआ है, स्ट्रेंगुलेशन जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो चुका है, तो बिल्कुल ये होम्योपैथिक जो दवाएं मैं बताने जा रहा हूँ ये दीजिएगा। अगर पेशेंट की किस्मत सही है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है तो पेशेंट इससे बाहर आ जाएगा। तो अब एलोपैथी के बारे में बात नहीं करेंगे। एलोपैथी में तो यही है कि अगर पेशेंट तुरंत सर्जरी नहीं करा सकता तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, पेन किलर देते हैं सपोर्ट करने को, स्टेबल करने के लिए, फिर थोड़ा सा प्लान करा जाता है सर्जरी, वो होती सर्जरी है, उसमें और कोई रास्ता नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द अपेंडिसाइटिस आर, 3 नहीं है, इनफैक्ट 4 हैं, क्योंकि एक मदर टिंचर भी है, ठीक है। सबसे पहला मेडिसिन एपिस मेलिफिका इन द 30 पोटेंसी। जी हाँ, एपिस 30 देना है आपको, ठीक है, एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में देना है अपने पेशेंट को, 4 गोली दिन भर में 3 बार। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन विल बी द बेलाडोना। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन इन एनी फॉर्म रिप्रेजेंट द बेलाडोना इन द 30 पोटेंसी। जो तीसरी मेडिसिन होगी दैट विल बी द ब्राइनिया एल्बा इन द 30 पोटेंसी। तो ये तीनों से आपको अपने पेशेंट को 5-5 या 10-10 मिनट के अंतराल से 4-4 गोली दिन भर में 3 बार देना है, और अगर चाहो तो 4 बार भी दे सकते हो अगर 3 बार में काम नहीं बन रहा है। कौन कौन सी? एपिस 30, बेलाडोना 30 एंड ब्राइनिया 30। और जो चौथे नंबर पे जिस मदर टिंचर की बात कर रहा था दैट इज इचिनेशिया अंगस्टिफोलिया। जी हाँ दोस्तों, द मदर टिंचर इज द इचिनेशिया अंगस्टिफोलिया। इससे आपको अपने पेशेंट को 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में 3 बार देना है। और मैं अब भी बता दूं, फैंटम बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है। तो अगर आपका पेशेंट ये जो मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं इसको 4 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर आपकी दवा सही वक्त पे सही पेशेंट को सही केस में आपने सही दवाएं ये दी हैं, तो 4 दिन के अंदर पेशेंट सब भूल जाने वाला है। कोई इन्फेक्शन था, कुछ था, कुछ भी नहीं पता रहेगा उसको, सब नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, काम धंधा करने लगेगा, ऑफिस जाने लगेगा, सब करने लगेगा। बट दोस्तों अगर 4 दिन, मतलब मोटा मोटा समझ लो हर एक दिन के ट्रीटमेंट से 25% फायदा पेशेंट को होना चाहिए, तब 4 दिन में 100% सही होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तभी तुम लोग फैंटम बनोगे, फैंटम तो बनना ही नहीं है, आप तभी इलाज करोगे, नहीं तो 4 दिन में पेशेंट को रिफर कर दीजिएगा एलोपैथिक में सर्जन के पास। नहीं तो अगर ये अपेंडिक्स रप्चर हुआ, कई बार अपेंडिक्स बहुत फूल जाता है, फूलने के बाद वो रप्चर हो जाता है, और हमारे होम्योपैथ भाई लोगों को कुछ एक्सेप्ट तो करना नहीं है। ये है स्वयंभू, ये है ब्रह्मा, ये सब सही कर सकते हैं, ये कभी भी हार नहीं मानते, ये कभी भी एलोपैथी में पेशेंट को रिफर नहीं करते। तो अगर आप इस तरह से जिद्दी होकर इलाज करोगे और आपने 7 दिन लगा दिया, आपका पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा है, उसको रोज के पेन किलर और इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है दोस्तों के 8वें दिन उसका अपेंडिक्स रप्चर हो जाए। और जब अपेंडिक्स रप्चर होगा तो पेशेंट एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर था मल, और वो मल अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पूरा इन्फेक्शन कर देगा, जिस कंडीशन को बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। और अगर एक बार पेरिटोनाइटिस हो गया पेशेंट को आपके ऐसे केस में, तो लिटरली मान के रखिए उसकी जान पे बनाएगी और आपके कैरियर पे। तो ट्रीटमेंट सिर्फ तुम लोग 4 दिन करोगे, सिर्फ 3 से 4 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर ये रिस्पॉन्ड करेगा तो 20% पर डे ठीक होने वाला। आज 20% हुआ, कल 50% हो गया, परसों 75% हो गया, और परसों के बाद द डे आफ्टर परसों वो हो गया 100% सही, और उसको कोई तकलीफ नहीं, मैकबर्निक पॉइंट में कोई पेन नहीं हो रहा, कोई उल्टी नहीं आ रही है, पेट साफ हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अभी आप अपने इस पेशेंट का आगे कंटिन्यू करोगे ट्रीटमेंट। अगर 4 दिन में इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करा तो इतने ऊंचे हाथ जोड़ लेना, इज्जत पे मत आने देना, नहीं तो पेशेंट की जान पे बनाएगी। और उसको तुरंत बोल देना कि अस्पताल जाए और अपेंडिक्स को निकलवा के फेंकवा दे साले को,
कौन सा खजाना है बाबा घनोज का। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो अपेंडिसाइटिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को प्यार देने के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में इसी तरह के इंपॉर्टेंट आने वाले वीडियोज में, और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।